वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय की स्वीकृति है वो प्रदान कर दी गई है, अर्थात कैबिनेट में उसको मंजूरी दे दी गई है। साथियों, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे मैं आपको बताऊँगा और इसका साथियों विश्लेषण अपन करेंगे यहाँ पर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के विषयों में स्वीकृति दे दी गई। साथियों, इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालीन और एक सदस्य सचिव, यानी 3 को अभी शामिल किया गया है इसमें। इसके गठन की तिथि में 18 महीनों के भीतर साथियों, यानी कम से कम 1.5 वर्ष में इसको है अपनी अनुशंसाएं देनी होगी और अंतरिम रूप से दिए जाने पर भी, मामले पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर भी विचार किया जा सकता है। साथियों, इस जो वेतन आयोग के गठन के जो 18 महीने के भीतर अपने को रिपोर्ट देनी है, उसमें सरकार ने इस वेतन आयोग के हाथ है वो बांध दिए गए हैं। साथियों, इसमें ये 5 जो नीचे बिंदु दे रखे हैं जो प्रमुख रूप से, इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी है। तो ये 5 बिंदु क्या है साथियों, इसका विश्लेषण अपन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक, अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंध एवं खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है। अर्थात अभी जो वित्तीय हालात हैं वो पूरे विश्व के हैं, वो अच्छे नहीं हैं साथियों। तो आर्थिक स्थिति को देखते हुए और राजकोषीय विवेक, यानी जो राजकोषीय घाटा है कितना है, और सरकारी वित्तीय व्यवस्था, जो भी वित्तीय व्यवस्था है उसमें जो उसको सबको देखते हुए इसको संतुलन की आवश्यकता, यानी संतुलन बनाना होगा। पहली शर्त ये है साथियों। उसी प्रकार दूसरी शर्त है कि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय, यानी विकास में जो व्यय है, यानी कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनके उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। यानी ऐसा इनके विकास की जो योजना है और लोगों के कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन के लिए वे जो वित्तीय व्यवस्था है वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसको भी ध्यान में रखते हुए ये मतलब जो है वेतन आयोग है उसका गठन वेतन आयोग के सिफारिशें करनी होगी साथियों। फिर तीसरा बिंदु है कि गैर अंशदायी पेंशन योजना की गैर वित्त पोषीय लागत, यानी जो गैर अंशदायी पेंशन योजना है और गैर वित्तपोषीय लागत है, इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा बिंदु है राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का भौतिक प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं की स्वीकार करते हैं। यानी वे जो सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी भी अपने को वित्तीय स्थिति देखनी होगी साथियों, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कोई 8वां वेतन आयोग बनाती है, इनकी जो अनुशंसाएं करती है, तो वो लमसम, यानी आपको राज्य सरकार भी कुछ घटा बढ़ा के वो भी अपने हिसाब से, उसी हिसाब से लागू करती है। इसलिए उन राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को भी इसमें ध्यान रखना होगा सुपारिश देने से पहले। और लास्ट बिंदु है साथियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ, यानी जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जो लाभ दिया जा रहा है, जो अभी उनकी जो वेतन व्यवस्था है, उनको ध्यान में रखते हुए ही के सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी उनकी मतलब उनसे कंपैरिजन करते हुए उनकी जो वेतन है उसकी सिफारिश की जाएगी साथियों। तो ये बिंदु एक बहुत ही अच्छा बिंदु है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अपने निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको जो उनकी सैलरी है वो बहुत ही क्षेत्र में अच्छी होती है साथियों। तो उनसे कंपैरिजन करते हुए जो केंद्र सरकार या जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे उनका संतुलन बनाने की एक प्रकार से सरकार यहाँ पर कोशिश करेगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बिंदु हैं वो इनमें इनमें और इस बिंदु में थोड़ा फ़र्क है साथियों। इसमें तो सरकार ने सब के सब मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी को कितनी वेतन बढ़ना चाहिए, उसके ये सभी बिंदु हैं वो इतने पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक बिंदु है जो कि प्राइवेट के समान जो संरचना वेतन होना चाहिए, तो ये थोड़ा पक्ष का है बिंदु। तो इसमें कुल मिला के कुछ पक्ष के बिंदु हैं, कुछ विपक्ष के बिंदु हैं साथियों। और इसमें जो अनुशंसाएं देनी होगी उनको इन 5 बिंदुओं में, मतलब इन अध्यक्ष और सदस्य जो भी ये गठित किया गया है आयोग, उनके सभी सदस्यों को इन 5 बिंदुओं के अंदर सरकार ने बांध कर और संरचना देने के लिए यहाँ पर एक प्रकार से पाबंद कर दिया गया है।
उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि में दिया गया साथियों कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करके उनमें आवश्यक बदलाव के लिए अनुशंसा देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में साथियों अंतराल में लागू किया जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश है वो 1/1/2026 को लागू करना अपेक्षित है, यानी ये 2016 में लागू किया था, तो वहाँ से अब 1/1/2016 में किया था, तो वो 1/1/2026 में लागू होना अपेक्षित है। और इसके लिए सरकार ने जनवरी 25 में 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश कर दी गई थी साथियों। और ये कब से इसका वित्तीय लाभ दिया जाएगा, ये सरकार जब आगे धीरे धीरे जो भी इसका खुलासा होगा तो ये तय होगा साथियों कि कब इसका वित्तीय लाभ अपन को देंगे। गठन 1/1/2026 से हो जाएगा और केस में लाभ इसका कब होगा, कितना एरियर होगा, ये सभी चीज़ें जैसे जैसे ये आयोग काम करेगा तब तब प्रदर्शित होगा। तो इसके 3 सदस्य कौन से हैं साथियों, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो ये साथियों वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष हैं ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, वह अध्यक्ष महोदय हैं। और प्रोफेसर पुलक घोष वो ये IIM बेंगलुरु में अंशकालीन सदस्य हैं साथियों ये। और उसके बाद में तीसरे सदस्य हैं आपके ये यहाँ पर पंकज जैन जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय सचिव, जो सदस्य सचिव हैं, सदस्य सचिव। और ये जो पंकज जैन हैं और ये जस्टिस रंजना देसाई है अध्यक्ष और सदस्य, ये तो सारे पूर्णकालीन है। लेकिन अंशकालीन में ये साथियों पंकज घोष हैं। तो ये तीनों सदस्य हैं, ये मिलकर साथियों तय करेंगे कि आयोग में सिफारिश में वेतन कार्मिकों के 8वें वेतन आयोग में क्या क्या सिफारिश है, वो 1.5 साल के अंदर सरकार को क्या क्या सौंपते हैं। और उसके बाद में साथियों कितना इसमें फैक्टर रहेगा और कितना तनख्वाह बढ़ेगी, कितना DA रहेगा, ये जैसे जैसे आगे जानकारी आएगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके सेवा में प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।